हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुलदीप में। और आज हम डिस्कस करेंगे इतिहास। चैप्टर होगा हमारा 1, ईंटें मन की अस्थियां। चैप्टर का नाम है और पार्ट है हमारा 1। ठीक है, मैंने पहले चैप्टर कवर करा दिए हैं पॉलिटिकल साइंस के 2। उनको अच्छे से कवर कर लो और देख लो, नोट्स वगैरह रेडी कर लो, समरी टाइप बना लो। वैसे तो बहुत इजी नोट्स बनवाए हैं जिससे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, टेंशन मत लो। बाकी थोड़ी मेहनत करो, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। मेहनत करोगे जब भी कुछ होगा। ठीक है, तो मेहनत से रिलेटेड ही एक लाइन याद आ गई कि सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते कहाँ बदलती हैं राहें, तुम खुद को बदल सको तो चलो। तो इसी के साथ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री पढ़ेंगे हम और हमारा पहला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का परिचय। थोड़ा सा इंट्रो जान लेते क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्लियर? क्यों कहा जाता है वो देख लेते हैं। पहला कारण है, यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे फैली हुई है। कहाँ फैली हुई है ये सभ्यता? सिंधु नदी के किनारे, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्लियर हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले अवशेष कहाँ मिले थे? हड़प्पा में मिले थे। मैंने पहले आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो सभ्यता है वो कहाँ फैली हुई है? सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। क्लियर हो गया? दूसरा कारण क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले अवशेष हड़प्पा में मिले, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया हुआ ये। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में देख लेते हैं। दयाराम सहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक स्थान की खोज की। ठीक है, 1922 में रखालदास बनर्जी ने किस चीज की खोज कर दी? राखी गढ़ी और मोहनजोदड़ो। क्लियर हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता के अगर कोई 2 प्रमुख नगर हैं जो महत्वपूर्ण है, वो है हड़प्पा पहला, दूसरा मोहनजोदड़ो। याद रखना। आगे चलते हैं। पहली खोज किसने करी थी? दयाराम सहनी ने करी थी 1921 में। कौन सा स्थल खोजा था? हड़प्पा नामक स्थान। ठीक है, और दूसरी खोज 1922 में उसी नेक्स्ट ईयर करी, उसमें पाए गए राखी गढ़ी और मोहनजोदड़ो। ठीक है, जो ये खोज करी, खुदाई करी गई, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? जॉन मार्शल। याद रखना। चलते आगे की तरफ। ठीक है, मान लो कोई सभ्यता थी और उसके बाद वो सभ्यता हमें मिली, उसके अवशेष मिले। बट जैसे मान लो कुछ भी चीज अब मैं कह दूं कल को कि मैं देश के प्रधानमंत्री से मिला, तो आप थोड़ी ऐसे मान जाओगे। आप तो कहो सर जी बताओ मुझे, कोई प्रूफ है आपके पास कि ऐसे हवाबाजी कर रहे हो? तो वैसे ही रखालदास बनर्जी ने जो 2 स्थल खोजे और दयाराम सहनी ने पहला हड़प्पा नामक स्थान खोजा, तो उसके प्रूफ भी तो मांगे होंगे कि भाई इस बेस पे हम कह सकते कि यहाँ पे कोई सभ्यता रही होगी। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत क्या थे? खुदाई में मतलब क्या मिला? कुम्हार का चाक, मूर्तियां, आभूषण, बांट, उपकरण, अन्नागार, मोहरें, अस्थियां, लिपि, ईंटें, मनके, मिट्टी के बर्तन। इतने सारे साक्ष्य मिले, इतने सारे प्रूफ मिले, इससे हमें पता चलता है कि वहां पे कोई सभ्यता रही होगी। क्लियर? चलते हैं आगे की तरफ। हड़प्पा सभ्यता का काल, कि भाई चलो ठीक है, मैंने बोल दिया कि मैं किसी से मिला था, प्रधानमंत्री जी से मिला था या किसी से भी मिला था, तो मैंने उसका प्रूफ दे दिया। तो फिर वो एक चीज और पूछेगा मुझसे, नेक्स्ट पर्सन, जो भी नेक्स्ट पर्सन है वो मुझसे पूछेगा कि कब मिले भाई। तो ठीक वैसे ही हमने क्या करा, हड़प्पा सभ्यता का इंट्रो करा, उसके बाद खोज करी। खोज में 1921 में हड़प्पा नामक स्थल मिल गया था। ठीक है, किसको? दयाराम सहनी को, खुदाई के दौरान। और दूसरा 1922 में नेक्स्ट ईयर किसको मिला? आर डी बनर्जी को। वहां पे 2 स्थल मिले, राखी गढ़ी और मोहनजोदड़ो। क्लियर हो गया? उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? जॉन मार्शल। क्लियर? अब चलते हैं आगे की तरफ। उसके बाद हमने देखा कि ठीक है भाई, इतिहासकारों ने दावा करा कि हमें
एक नई सभ्यता मिली, नए स्थल खोजे हमने उस सभ्यता के। तो उन्होंने सोर्स भी बता दिया कि मुझे ये चीजें मिली हैं, यहाँ कोई सभ्यता रही होगी। जैसे कुम्हार का चाक, मिट्टी के बर्तन बन के, मूर्तियां, उपकरण, ईंटें, बांट, मोहरें, अस्थियां, आभूषण, लिपि वगैरह। अब देखते हैं टाइम पीरियड क्या था हड़प्पा सभ्यता का। 2600 से 1900 बीसी। ठीक है। अगर आप लोगों को वीसी, एडी ये सारी चीजें समझने में दिक्कत होती है तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है। अभी इतना लोड लेके नहीं बैठ जाना, सर जी ने मुझे वीसी और एडी के बारे में बताया नहीं, बताओ मैं आगे कैसे पढ़ूंगा, मेरे को इतना लोड है दिमाग पे, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, एक नंबर का क्वेश्चन है। वो भी आया नहीं आया, बहुत कम पूछते हैं काल, बट पूछ लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि पूछते नहीं है, बहुत कम, लेकिन चांसेस रहते हैं। हम तो अपनी तरफ से 100% तैयार होके जाएंगे ना युद्ध में। ऐसा तो नहीं है कि हाँ बिना तैयारी के चले जाएंगे, प्रॉपर सारी चीजें करके जाएंगे, कवर 360 डिग्री कवर करके चलेंगे। ठीक है। तो टेंशन मत लेना, लोड मत लेना, मैं इस चीज के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें बीसी एडी वगैरह के बारे में अच्छे से बता दूंगा। अगला टॉपिक हमारा है हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक स्थिति। देखो माइंड में ना थोड़ा स्टोरी क्रिएट सी करा करो। मैंने आपको पहले क्या बताया, मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का इंट्रो दिया। पहले हड़प्पा सभ्यता का इंट्रो दे दिया। उसमें मैंने बताया कि सबसे पहला स्थान कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, ऐसी ऐसी चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है। उसके बाद देखा कि खोज कैसे हुई, खोज हो गई तो फिर उसके बाद प्रूफ दिए कि भाई देखो सभ्यता क्यों कह रहे हैं, ये चीजें हमें मिली हैं वहां से, ये सोर्स है हमारे, कि हम इसके पीछे ये तर्क दे रहे हैं कि वहां कोई सभ्यता रही होगी। क्लियर हो गई बात। उसके बाद हमने देखा कि चलो खोज कर ली तो टाइम पीरियड बता दिया कि इस टाइम पीरियड। अब देखते लोकेशन क्या थी, मतलब भौगोलिक स्थिति, लोकेशन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है दिशा, यहाँ लिखा है स्थान, और यहाँ लिखा है वर्तमान राज्य। देखो कंटेंट मैंने इस तरीके से अच्छे से तैयार करा है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और मैक्सिमम मार्क्स आ सके आपके एग्जाम में। तो देखते हैं दिशा। उत्तर दिशा में हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक है, मांडा, ये कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र। ठीक है। पूर्व पूर्व दिशा में कहाँ पड़ता है, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। और पश्चिम में सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान। क्लियर। बलूचिस्तान, वो बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है, पाक ईरान बॉर्डर पे। क्लियर हुई चीज। उत्तर दिशा में कहाँ तक है हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी कहाँ पे, मांडा। दक्षिण दिशा में कहाँ तक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहाँ, दैमाबाद तक। पूर्व दिशा में कहाँ तक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कहाँ, आलमगीरपुर। और पश्चिम में, पश्चिम दिशा में कहाँ तक फैली हुई है ये सभ्यता, बलूचिस्तान, मतलब पाक ईरान के बॉर्डर के पास। क्लियर। ये स्थान कहाँ पड़ता है, सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर कहाँ पड़ता है, पाक ईरान बॉर्डर। क्लियर हो गई चीजें। चलते हैं आगे की तरफ। देखो मैंने यहाँ पे नोट लगा के कुछ इंपोर्टेंट चीजें बताई हैं तो उनका ध्यान रखना। इस सभ्यता का कुल विस्तार कितना था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा नोट देखो मैंने क्या लिखा है, हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक स्थिति एक त्रिकोण की आकृति जैसी थी, इसलिए इसे कौन सी सभ्यता कहा जाता है, त्रिभुज के आकार की सभ्यता कहा जाता है। अगर कोई पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता को त्रिभुज के आकार की सभ्यता कहा जाता है तो ये मत कह देना नहीं मैंने तो पढ़ा ही नहीं है इस बारे में, ऐसा कुछ नहीं है, गलत बता रहे हो। उसकी आकृति है वो त्रिभुज के आकार की है। ठीक है। इसलिए इसे त्रिभुज के आकार की सभ्यता भी कहते हैं। क्लियर हो गया। ये मत कहना हमें तो बताया नहीं हमारे भैया ने, हमें तो कुछ पता नहीं है इस बारे में। भाई पता रखना पड़ेगा। ठीक है। छोटे बच्चे नहीं हो, 12th में आ गए हो, थोड़े सिंसियर हो जाओ, मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करो। ये जो फालतू की चीजें करते हो ना इन्हें बंद कर दो। अब कुछ लोग तो पॉपकॉर्न खाते हुए ही क्लास ले रहे, लेट के, लेटो मत, पेन कॉपी उठाओ, आराम से बैठो और नोट्स बनाओ, साथ के साथ चीजें समझते चलो, नोट्स बनाते चलो। समझ आई बात। रिकॉर्डेड क्लास है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करते घूमोगे, सिंसियरली चीजें करो, नोट्स बनाओ उठ के, और ये लेट के वीडियो वगैरह मत देखा करो। ठीक है। चलो आगे की तरफ चलते हैं। ये चीजें क्लियर हो गई। इस सभ्यता का कुल विस्तार 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक था।
हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक स्थिति एक त्रिकोण के आकार की थी, ठीक है, इसलिए इस त्रिभुज के आकार की सभ्यता भी कहा जाता है। अगर कोई पूछ ले कि त्रिभुज के आकार की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को क्यों कहा जाता है, तो सीधा बोलना कि भाई जो इसकी शेप है ना वो त्रिभुज ट्रायंगल की तरह है, इसलिए इसे त्रिभुज के आकार की सभ्यता कहा जाता है। क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएं। क्लियर, देखते हैं इसमें क्या है। हड़प्पा किस लिए फेमस है? ये हमारा पहला खोजा गया स्थल है। कहाँ पे है ये? पंजाब, पाकिस्तान। अब पता है कुछ बच्चे कहेंगे सर जी आप तो गलत बता रहे हो, आपको पता नहीं है तो ना, अभी भारत में है पंजाब। भाई पाकिस्तान में भी पंजाब है, ठीक है, और इंडिया में भी पंजाब है। तो ये हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान के पंजाब में। ये क्यों फेमस है? एक तो ये पहला खोजा गया स्थल था, दूसरा है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है अपना? पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में, ठीक है। ये क्यों फेमस है? विशाल स्नानागार के लिए। चनहूदड़ो, ये भी सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। किसके लिए फेमस था? कपड़ा उद्योग। सुतकांगेडोर, मैंने पहले ही बता दिया था, बलूचिस्तान में पड़ता है। समुद्री व्यापार के लिए फेमस है ये, समुद्री व्यापार के लिए, ठीक है। धोलावीरा, धोलावीरा गुजरात में पड़ता है। लोथल गुजरात में पड़ता है। धोलावीरा किस लिए फेमस है? जल प्रबंधन के लिए। और लोथल फेमस था बंदरगाह के लिए। कालीबंगन, कालीबंगन क्यों फेमस था? जले हुए अनाज पाए गए यहाँ पे। क्या हुआ? जले हुए अनाज पाए गए। कालीबंगन कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। चलते हैं आगे की तरफ। वनावली हरियाणा में पड़ता है, भवन निर्माण की शैली के लिए फेमस था। राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। और सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है, सब पूछ ले कई बार कि सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा था, तो बताना राखीगढ़ी। ये मत कह देना कि हमें तो पता ही नहीं है छोटा बड़ा हड़प्पा स्थल क्या होता है, हमने इतना पढ़ लिया वो काफी है। ऐसा कुछ नहीं है, नंबर नहीं आएंगे, इसलिए कह रहा हूँ अच्छे से पढ़ लो चीजें, ठीक है। आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है। हड़प्पा का अंतिम चरण यही था, ठीक है। दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। दक्षिणी सीमा का प्रतीक है ये। दैमाबाद क्या है? अगर क्वेश्चन में आ जाए कि दक्षिणी सीमा का प्रतीक क्या था, ऑप्शन दे दे आपको मेरठ, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, और पांचवा ऑप्शन दे दे महाराष्ट्र, बताओ इनमें से कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर करो इस चीज का कि दक्षिणी सीमा का प्रतीक कौन सा राज्य था, बताओ। ऑप्शन मेरठ, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। हड़प्पा में जीवन निर्वाह के तरीके। मान लो कोई सभ्यता थी, उसकी हमने खोज कर ली, उसका टाइम पीरियड बता दिया और उसके सोर्स बता दिया हमें क्या क्या मिला, है ना। उसके बाद हमने देख लिया उसके जो खास स्थल थे, उनकी विशेषताएं क्या थी, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम ये भी तो देखेंगे, मान लो कोई सभ्यता थी तो कुछ जीवन निर्वाह करने के लिए भी कुछ चीजें करते होंगे। तो हड़प्पा में जीवन निर्वाह के तरीके क्या थे? कृषि थी पहला, पशुपालन करते थे और व्यापार करते थे और शिकार करते थे। क्लियर? हड़प्पा में जीवन निर्वाह के कितने तरीके थे? कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिकार। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कृषि, पहला पॉइंट था हमारे, कृषि करते थे। हड़प्पा के लोग कृषि करते थे, ठीक है। कृषि में क्या करते थे? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, कपास, तिल और चावल। और चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल से मिले हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, जब जब मैं बोर्ड एग्जाम दे रहा था उस टाइम भी ये क्वेश्चन आया था कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो याद रखना लोथल से मिले हैं। जो पहला पॉइंट था हमारा कृषि, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। कुछ साक्ष्यों से पता चलता है कि इनका व्यापार मिस्र, इराक, ईरान, ओमान से भी था। देख सकते हो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते थे।
एग्जाम्पल अगर कोई पूछे तो बता देना, इराक, ईरान, ओमान और मिस्र से भी इनका व्यापारिक संबंध था, और मेसोपोटामिया से भी इनका व्यापारिक संबंध था। याद रखना इन चीजों को। अब आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट था पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन करते थे। पशुपालन में भेड़, बकरी, भैंस, मवेशी, सूअर जैसे जानवर पालते थे। ठीक है, कौन कौन से जानवर? भेड़, बकरी, भैंस, मवेशी, सूअर। क्लियर हो गया? अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि इसके अलावा क्या पालते, तो ऐसे लिख के आ जाओ कि सर जी ने बताया था डायनासोर पालते थे। डायनासोर नहीं बता रहा मैं, भेड़, बकरी, भैंस, मवेशी, सूअर पालते थे। ठीक है। शिकार चौथा टॉपिक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग शिकार करते थे। चलो ठीक है सर जी, मैंने मान लिया कि आप बोल रहे हो शिकार करते थे, मान लिया, लेकिन आप बताओ कैसे करते थे, आपको पता है? हाँ भाई मुझे पता है, मैं बताता हूँ कैसे करते थे। शिकार किए जाने वाले जानवर: हिरण, जंगली सुअर, नीलगाय, खरगोश, पक्षी। ठीक है, कौन कौन से जानवरों का शिकार करते थे? हिरण का, जंगली सुअर का, नीलगाय का, खरगोश का, पक्षी का। शिकार के प्रमाण क्या है? तो साक्ष्य भी तो देने पड़ेंगे ना, मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि भाई इस बेस पे मैं बोल रहा हूँ इन इन जानवरों का शिकार करते थे वो लोग। शिकार के प्रमाण के रूप में देखें तो हम हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। शिकार के औजार जैसे भाले, पत्थर के औजार। ठीक है, आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी। ठीक है, कृषि प्रौद्योगिकी मतलब कृषि करने की क्या क्या तकनीकें अपनाते थे वो लोग। ठीक है, पहले उनकी मुख्य फसलें देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें थी गेहूं, जौ, चना, मटर, तिल, सरसों। कुछ स्थान पर धान और कपास के प्रमाण भी मिले हैं। याद रखना, अगर वो बोल दे कि क्वेश्चन में पूछ ले कि कपास के प्रमाण मिले हैं, तो ये मत कह देना नहीं हमने कपास के प्रमाण के बारे में हमें पता नहीं है भाई, हम नहीं जानते इसके बारे में। याद रखना, कपास के और धान के प्रमाण मिले हैं। कृषि उपकरण: कृषि करने के लिए कौन से उपकरण वो यूज करते थे? भूमि की जुताई के लिए हल का प्रयोग। हल लकड़ी का प्रयोग में लाया जाता था। जो उनका हल होता था वो लकड़ी का बना होता था। ठीक है। कालीबंगन, इसका साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगन के खेतों में हल चलाने के साक्ष्य पाए गए हैं। ऐसी संरचना मिली है खेतों में जिससे पता चलता है कि हल से जुताई हुई होगी। क्लियर हो गया? मुख्य फसलें देखी हमने तकनीक में कि क्या क्या फसलें उगाई जाती थी। फिर हमने देख लिया उनके उपकरण क्या थे। ठीक है, उसके साक्ष्य क्या है। अब हम देखेंगे सिंचाई प्रणाली। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के लिए कुओं और जलाशयों का प्रयोग होता था। लोथल में क्या हुआ? लोथल में कृत्रिम जलाशय मिले हैं जिनसे सिंचाई की जाती थी। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब एक तरह से मानव निर्मित। जैसे हमने कोई तालाब बना लिया है ना, तालाब इंसान ही बनाएंगे, हमने तालाब बना लिया सिंचाई के लिए, वैसे ही कृत्रिम जलाशय मिले। कहां से? लोथल से ऐसा साक्ष्य मिला है कि वो लोग सिंचाई के लिए कुओं और जलाशयों का प्रयोग करते थे। लोथल में मानव निर्मित जलाशयों के मिलने की साक्ष्य मिले हैं। आगे चलते हैं। दो फसल प्रणाली: जहां नदियों के पास उपजाऊ मिट्टी थी वहां साल में 2 बार खेती की जाती थी। पानी की भरपूर मात्रा में उपलब्धता थी तो खेती करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। क्लियर? पशुपालन के साथ कृषि: कृषि के साथ साथ गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि का पालन भी होता था। बैलगाड़ी का प्रयोग खेत जोतने और माल ढोने में होता था। समझो, पशुपालन के साथ कृषि करते थे ये लोग। कृषि के साथ साथ गाय, बैल, भेड़, बकरी का पालन करते थे। बैल और बैलगाड़ी का प्रयोग कहाँ होता था? खेत जोतने और माल ढोने में होता था। बैल का प्रयोग खेत जोतने में, बैलगाड़ी का प्रयोग माल को ढोने में। क्लियर? अब हम देख लेते हैं किस तरह से हमने इस टॉपिक को डिस्कस करा था। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट बनाया आपके लिए और सारी चीजें पॉइंट वाइज करी है। देखो, अब तक जो कंटेंट पढ़ाया वो सारा पॉइंट में इसीलिए करा है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, पॉइंट याद कर लो। बाकी इसको मैं इस तरीके से पढ़ा ही रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पॉइंट याद कर लो जो मैं समझा रहा हूँ, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। मुख्य फसलें हमारा पहला पॉइंट था जिसको मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया। इसमें बताया था कि क्या क्या फसलें उगाई जाती थी। कृषि उपकरण में मैंने बता दिया था कि हल का प्रयोग करते थे। हल कैसा? लकड़ी का बना हुआ। कहाँ से साक्ष्य मिले? कालीबंगन से मिले।
सिंचाई प्रणाली के बारे में हमने देख लिया। फिर हमने देखा दो फसल प्रणाली अपनाई हुई थी हड़प्पा वासियों ने, और पशुपालन के साथ कृषि करते थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। मैंने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कह लो या टॉपिक को कह लो, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से रेडी करा है। पहली हेडिंग हमारी नियोजित नगर व्यवस्था। सड़कें कैसी थी? ग्रिड पद्धति में थी और समकोण पर काटती थी, मतलब 90 डिग्री पे काटती थी सड़कें। क्लियर? पक्की ईंटों का प्रयोग, ये दूसरी विशेषता थी। घरों, दीवारों, स्नानागार आदि में एक समान ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ईंटों का रेशो क्या था? 4:2:1। ठीक है, कहीं पर 1:2:4 भी होगा, ठीक है, वो देख लेना। तीसरी विशेषता थी जल निकासी की उत्तम व्यवस्था। हर घर से पानी के निकासी के लिए पक्का नाला था, जिसे नियमित रूप से साफ किया जाता था। पहली विशेषता थी हमारी नियोजित नगर व्यवस्था, जिसमें मैंने बताया सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। इन तीन विशेषताओं से ही हम अंदाज लगा सकते उस टाइम के लोग कितने डेवलप रहे होंगे, कितने विकसित रहे होंगे, उनकी सोच कितनी दूरदर्शी थी। चलते आगे की तरफ, देखते हैं चौथी विशेषता। विशाल स्नानागार। मोहनजोदाड़ो का स्नानागार सामाजिक या धार्मिक कार्यों के उपयोग में आता था। विशाल स्नानागार बनाया गया। अगर इतना विशाल है तो सोच के देखो, खुद कॉमन सेंस लगा के देखो, वो किसी न किसी धार्मिक कार्य या समाज का कोई कार्य हो, उसमें उपयोग आता होगा, उपयोग में लाते होंगे उसको लोग। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। पांचवी विशेषता थी अनाज भंडारण। बड़े बड़े अनाज भंडार थे जो राज्य की संगठित अर्थव्यवस्था की ओर संकेत करते थे। पांचवी विशेषता क्या थी? अनाज भंडारण प्रणाली। बड़े बड़े अनाज भंडार थे जो कि राज्य की संगठित अर्थव्यवस्था की ओर संकेत करते थे। चलते हैं सिक्स्थ हेडिंग की तरफ, व्यापार और वाणिज्य। स्थानीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी किया जाता था। स्थानीय व्यापार भी किया जाता था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी किया जाता, मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पे एग्जाम्पल फिर देख लो, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किया जाता था। 11th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे मेसोपोटामिया वाला चैप्टर। सर जी वो तो हम ऐसे ही, उस टाइम तो हम पढ़ते नहीं थे, तो हमने पढ़ाई नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। भाई ध्यान दिया करो, पढ़ा करो। माँ पिताजी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्या कि आप पढ़ाई ना करके और बहुत सी चीज़ें करते रहो, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छी चीज़ें करो, पॉजिटिव चीज़ें करो स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, चलते आगे की तरफ, देखते हैं अगली हेडिंग, धार्मिक विश्वास। क्या हड़प्पा के लोग धर्म में विश्वास करते थे? पशुपति जैसी मोहरें, मातृ देवी की मूर्तियां, वृक्ष पूजा आदि धार्मिक प्रतीक मिले हैं। इससे प्रतीत होता है उनकी धर्म में आस्था थी। हड़प्पा सभ्यता की सातवीं विशेषता क्या थी? कि वो धर्म में विश्वास रखते थे, धार्मिक विश्वास था उनका। ठीक है, अगर वो कोई पूछे हमसे कैसे कह सकते हो आप, तो बता देना, सर ने हमें बताया था पशुपति जैसी मोहरें मिली हैं, मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, वृक्ष पूजा करते थे वो लोग। ठीक है, इन सब बेस पे आप कह सकते हो कि धार्मिक विश्वास हड़प्पा वासियों का था। लास्ट विशेषता देखेंगे, कला एवं शिल्प। कांसे की नर्तकी, पशुओं की मोहरें, मनकों का निर्माण, मिट्टी की मूर्तियां, इन सभी साक्ष्यों से ज्ञात होता है उच्च कोटि कला में निपुण थे। आठवीं विशेषता में कला एवं शिल्प के बारे में हमें जानना था। हम कैसे कह सकते हैं उनकी खास विशेषता थी? कांसे की नर्तकी मिली है, एक पशुओं की मोहरें मिली हैं। ठीक है, पशुओं की मोहरें कैसे सर जी? जिंदा पशु पकड़ लिया था क्या? नहीं नहीं, मोहरें मिली हैं, उसमें पशु बना हुआ है। ठीक है, जानवरों के चित्र हैं। मनकों का निर्माण, मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। इन सभी साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि उच्च कोटि की कला में निपुण थे कौन? हड़प्पावासी। क्लियर? मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि साथ के साथ जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको करते चलो। इस चीज में मत रहो कि भाई एक ही चैप्टर तो हुआ है, बाद में कर लूंगा। यहीं से बर्बादी का कारण शुरू होता है बच्चों का ज्यादातर। जो काम आज का है उसको खत्म कर लो फटाफट। ये मत देखो कि पॉलिटिकल साइंस का तो अभी एक ही चैप्टर हुआ है, एक और हो जाने दो फिर करेंगे सर जी। नहीं भाई, बंद करो इन सब चीजों को। ठीक है,
जो चैप्टर हो जाए सो रिवीजन करते रहो साथ के साथ, ठीक है। और बाकी मैं चीजें कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलो एक बार फिर अब रिवीजन की तरफ चलते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार। मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आई होप आप भी इतनी मेहनत करते होंगे। इससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है आपको तो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है, मुझे एग्ज़ाम नहीं देना, मैं तो दे के आ चुका हूँ। आपको देना है एग्ज़ाम, तो अच्छे से मेहनत करो। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला टॉपिक था हमारा हड़प्पा सभ्यता का परिचय। इसमें हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो हमने इसमें बताया कि सिंधु नदी के किनारे फैली हुई थी सभ्यता, पहला कारण था। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले अवशेष कहाँ मिले, वो मिले हड़प्पा में। क्लियर। हड़प्पा सभ्यता की खोज, इसमें हमने तीन चीजें देखी। पहली देखी कि 1921 में दयाराम सैनी ने हड़प्पा नामक स्थान की खोज करी। 1922 में आर डी बैनर्जी, रखालदास बैनर्जी ने खोज करी। कौन से दो स्थल थे उसमें, राखीगढ़ी और मोहनजोदड़ो। क्लियर। जो ये खुदाई हो रही थी 1921 में हड़प्पा मिला, फिर 1922 में राखीगढ़ी और मोहनजोदड़ो मिले। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, जॉन मार्शल, याद रखना। आगे चलते हैं। जानकारी के स्रोत में कुम्हार का चाक, मिट्टी के बर्तन, मन के मूर्तियां, उपकरण, ये सारी चीजें याद रखना। चलते हैं आगे की तरफ। हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 से 1900 बीसी के बीच। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक स्थिति, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में कहाँ तक, मांडा। मांडा कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर। दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र में पड़ता है। पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पश्चिम में सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान, पाक ईरान बॉर्डर पे ये जगह पड़ती है, सुतकांगेडोर वहां पे पड़ा है। पश्चिमी हड़प्पा स्थल सबसे कौन सा है, वो है सुतकांगेडोर। कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में, पाक ईरान बॉर्डर पर। ठीक है, आगे चलते हैं। इस सभ्यता का कुल विस्तार कितना था, कोई पूछे बता देना, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक स्थिति कैसी थी, त्रिभुज की तरह, इसलिए इसे त्रिभुज के आकार की सभ्यता भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, इसको अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से, ठीक है। और मैंने इस तरीके से इसको तैयार करा है, यहाँ पे स्थल, करंट में स्थान कहाँ है उसका, और विशेषता क्या है उस स्थान की, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना। हड़प्पा क्यों खास था, पहला खोजा गया स्थल था। मोहनजोदड़ो क्यों खास था, विशाल स्नानागार। चनहुदड़ो कपड़ा उद्योग के लिए खास था। सुतकांगेडोर समुद्री व्यापारिक केंद्र था। धोलावीरा जल प्रबंधन के लिए खास था। लोथल बंदरगाह के लिए खास था, यहाँ बंदरगाह थे, ठीक है। चलते आगे की तरफ। याद कर लेना, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी उसका रिजल्ट देना। लोथल गुजरात, बंदरगाह ये बता चुका हूँ। कालीबंगन जले हुए अनाज के लिए फेमस था। कालीबंगन से जले हुए अनाज मिले। बनावली से भवन निर्माण की शैली के बारे में पता चला। राखीगढ़ी से सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल मिलने के साक्ष्य मिले। आलमगीरपुर से हड़प्पा के अंतिम चरण के बारे में पता चलता है। दैमाबाद महाराष्ट्र दक्षिणी सीमा का प्रतीक है। क्लियर। अब चलते हैं आगे की तरफ। हड़प्पा में जीवन निर्वाह के तरीके क्या थे, कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिकार। कृषि में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, कपास, तिल, चावल जैसी फसलें उगाते थे। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, लोथल से, याद रखना। व्यापार, हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। कुछ साक्ष्यों से पता चलता है कि इनका व्यापार कहाँ तक था, मिस्र, इराक, ईरान, ओमान और मेसोपोटामिया, याद रखना। भूल गए तो फिर देख लेना। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन करते थे, तीसरी एडिंग हमारी। पशुपालन में कौन से पशु पालते थे वो, भेड़, बकरी, भैंस, मवेशी, सुअर। शिकार, हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के लोग शिकार करते थे। शिकार के प्रमाण कहाँ से मिले, हड्डियों से। एक तो हड्डियां बचती होंगी ना, हड्डियां थोड़ी खा जाते होंगे वो लोग, हड्डियों से प्रमाण मिले हैं। शिकार के औजार मिले हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि भाई शिकार करते थे। शिकार के औजारों में कैसे औजार मिले हैं, नाम क्या है उनका, भाले, पत्थर के कुछ औजार, ठीक है। शिकार किए जाने वाले जानवर कौन से थे, हिरण, जंगली सुअर, नीलगाय, खरगोश, पक्षी। चलते हैं आगे की तरफ। हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग जो कृषि करते थे, वो कृषि करने की तकनीकें क्या थी।
पहली तकनीक थी मुख्य फसलें क्या उगाते थे, ये जान लेंगे, इंट्रो टाइम में जान लेंगे पॉइंट को, मुख्य फसलें जान लेंगे। कृषि उपकरण क्या थे उनके, कृषि उपकरण में वो हल से खेती करते थे, पता है ना। सरजू ट्रैक्टर से नहीं कर सकते थे क्या, भाई ट्रैक्टर नहीं था उस टाइम में, ठीक है। अब आप लोग गए नहीं वहां पे हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे ट्रैक्टर लेके, नहीं तो आप जुताई कर देते वहां पे अपने ट्रैक्टर से। चलो आगे की तरफ चलते हैं। हल से करते थे, लकड़ी का हल होता था, साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगन से। चलो आगे की तरफ। सिंचाई प्रणाली, कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के लिए कुओं और जलाशयों का प्रयोग होता था। लोथल से मानव निर्मित जलाशय मिले हैं जिससे सिंचाई की जाती थी। क्लियर। चलते हैं आगे की तरफ। दो फसल प्रणाली अपनाते थे। जहां नदियों के पास उपजाऊ मिट्टी थी वहां साल में 2 बार फसल होती थी। अब जहाँ पानी ज्यादा रहेगा तो वहां फसल में सिंचाई करने में आसानी होगी, इसलिए साल में 2 बार फसल होती थी। अब चलते हैं आगे की तरफ। पशुपालन के साथ कृषि, कृषि के साथ साथ गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि का पालन होता था, बताया था आपको मैंने। बैल और बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। बैल का प्रयोग खेत जोतने के लिए, बैलगाड़ी का प्रयोग माल ढोने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता की पहली विशेषता थी नियोजित नगर व्यवस्था। सड़कें ग्रिड पद्धति से बनाई गई थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब 90 डिग्री पर काटती थी। पक्की ईंटों का प्रयोग, घरों, दीवारों, स्नानागार बनाने के लिए कैसी ईंटों का प्रयोग करा जाता था, पक्की ईंटों का। रेशो क्या होता था, 4:2:1। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, हर घर से पानी के निकासी के लिए पक्का नाला था जिसे नियमित रूप से साफ किया जाता था। साफ सफाई का ध्यान रखा जाता था जिससे पानी सड़क की नालियों में जाकर मिल सके। विशाल स्नानागार, जो मोहनजोदाड़ो का स्नानागार है, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में उपयोग में आता था। किस काम में आता था, सामाजिक और धार्मिक। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवी विशेषता थी अनाज भंडारण प्रणाली। बड़े बड़े अनाज भंडार थे, राज्य की संगठित अर्थव्यवस्था की ओर संकेत करते थे। सिक्स्थ हेडिंग थी अपनी, सिक्स्थ विशेषता थी अपनी व्यापार और वाणिज्य। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, स्थानीय व्यापार भी करते थे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी करते थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साक्ष्य कहाँ से मिले, मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे, इसके साक्ष्य मिले हैं। और इससे पहले भी इराक ईरान वगैरह के बारे में बताया था, वहां से भी इनका व्यापार था, उसके साक्ष्य में पहले आपको दे चुका। धार्मिक विश्वास, इनका धार्मिक जीवन कैसा था एक तरह से, तो ये पशुपति जैसी मोहरें पाई गई हैं, मात्र देवी की मूर्तियां पाई गई हैं, वृक्ष पूजा में विश्वास था। इससे पता चलता है कि हड़प्पावासी धर्म में विश्वास रखते थे, पूजा वगैरह करते थे। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। कला एवं शिल्प, कांसे की नर्तकी, पशुओं की मोहरें, मनकों का निर्माण, इनसे पता चलता है कि हड़प्पावासी कला एवं शिल्प उत्पादन में निपुण थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, लाइक जरूर करा करो वीडियो को। आप लोग वीडियो देख लेते हो और लाइक नहीं करते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।